नमस्कार। आज जो महाराष्ट्र को लेकर एमवीए सरकार जो थी उसके बिल्कुल अब सचिन वाजे जैसे एक के बाद एक पत्र सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि महावसूली अगाड़े है, जिसमें अब अनिल देशमुख के साथ साथ शरद पवार, अजीत पवार का भी नाम आ गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आना ही था। ये आज नहीं आता, 2 दिन बाद आता है, या ये 1 महीने पहले आ जाता। ये तो आना ही था। ये इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। एक-एक का नाम बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सचिन वाजे जिस तरीके से काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, साफ लग रहा था कि इनके ऊपर जो सरपरस्त लोग हैं, इनके ऊपर जो लोग हैं, वो इनको बचाते घूम रहे हैं। नहीं तो किसी भी एपीआई की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक्सटॉर्शंस करता रहे, सुसाइड प्रूफ करता रहे, जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं उनको, जितना भी जो कुछ भी कांड हो रहा था वहाँ पर, वो जिस तरीके से कर रहा था। मतलब तुम और किसी को नहीं, तुम अर्नब गोस्वामी जैसे बंदे को तुम इस तरह से मारते पीटते लेके जाते हो, सुबह 6 बजे उसके घर पे पहुँचते हो जैसे टेररिस्ट हो, या फिर उसके बाद तुम अंबानी के घर के सामने तुमने जेलेटिन रखी हुई, तुमने गाड़ी खड़ी कर दी। तुम्हें कोई डर नहीं था। वो इसी वजह से नहीं था क्योंकि इनके ऊपर जितने भी इनके मिनिस्टर्स थे वो सारे के सारा सबका हाथ इनके ऊपर था। ये पैसा कमाएगा, वसूली करेगा, उसके बाद वो वसूली के पैसे जो होंगे वो सारे के सारे जिनके इनके मास्टर्स हैं, आका जो हैं, उनके पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये सारा का सारा इसे पता था कि मैं आज 100 करोड़ कमाऊंगा तो मेरे पास शेयर आ जाएगा, मैं 200 करोड़ कमाऊंगा, वसूली करूंगा, मेरे पास शेयर आ जाएगा। इसलिए सब का सब ये बचता घूम रहा था। इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सीधा परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था या फिर अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है उनको रिपोर्ट करता था। जब इतनी बड़ी पावर तुम्हारे सर पे होंगे तो तुम्हें डर किस बात का होगा? इसलिए बार बार ये कभी एक बार परमबीर ने एक चिट्ठी बॉम्ब फेंक दिया, आज फिर चिट्ठी बॉम्ब फेंक दिया, लेकिन उसके बाद जितने लोग थे वो सब सामने आ रहे हैं। ये सब के सब करप्शन के मारे जितने लोग हैं ना, जितने ये आए हैं, इन्होंने जोड़ तोड़ करके शिवसेना ने अगर एनसीपी के साथ अगर सरकार बनाई है तो कितना डेस्परेट था ये सरकार बनाने के लिए, कद्दी के लिए, वो साफ समझ में आ रहा है। और इसका सिर्फ मेन मोटिव था कमाई करना। नहीं तो शिवसेना में बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस का तो 36 का आंकड़ा था। बाला साहब तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कांग्रेस को, उनसे नफरत करते थे। हमेशा उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में उल्टा गलत जो कुछ भी था उनके बारे में वो लिखते रहे, चाहे वो कांग्रेस के बारे में लिखते रहे। लेकिन आज की तारीख में एनसीपी के साथ सरकार बनाने का मतलब यही था कि ये सिर्फ वहाँ पर कमाई करने आया है, अपने आप को ऊपर करने के लिए आया है कि किस तरह से मैं चाहे 6 महीने रहूं, साल भर रहूं, मैं कमाई कर लूं। सबसे मुख्य सवाल जो अब उठता है ये कि महावसूली अगाड़े अब तो साफ हो गया, पर्दा उठ चुका है। इसी के साथ अभी तक उद्धव ठाकरे मुंह खोलते नहीं बन रहे हैं। जो बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा शासन कर रहा है, एक राज्य का पूरा राजा है, उसको होश ही नहीं है कि उसके नीचे क्या चल रहा है। ऐसा तो हो मुमकिन नहीं है। जब सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि नीचे क्या चल रहा है, नाक के नीचे जब कुछ होश नहीं है, कोरोना का बुरा हाल है, तो अब क्या राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? उद्धव ठाकरे को अभी ही कि दिख रहा है कि सबके ऊपर गाज गिर चुके, एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, तब उद्धव ठाकरे का नाम भी आएगा या फिर सीधे सीधे अभी भी कहेंगे गुड बाय महाराष्ट्र? नहीं, वो तो गुड बाय नहीं करेंगे। वो उनकी ना जान बसी हुई है, जैसे तोते की में जान बसी होती है ना, ऐसे ही इनकी जान बची हुई है गद्दी में और अपने बेटे में। इसलिए ये जब बोलते हैं या तो अपने बेटे को बचाते हुए बोलते हैं, या फिर ऐसी बातें बोल रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं होता, या फिर चुप रहते हैं, बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जैसे इतना सब कुछ हो गया महाराष्ट्र में। अरे भाई, महाराष्ट्र में कोरोना का बुरा हाल हुआ है, तुम्हारे खुद के होम मिनिस्टर जो हैं वो लपेटे में है, तुम्हारा कमिश्नर लपेटे में है, तुम्हारे शिवसेना के नेता लपेटे में है, तुम्हारे शिवसेना में काम करने वाले जो नेता बन के थे वो पुलिस वाले लपेटे में। तुम चुप हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अरे नैतिकता के आधार पे होम मिनिस्टर ने अगर दे दी है अगर रेजिग्नेशन, तुम तो कुछ बोलो, नैतिकता के आधार पे ही बोल दो, मॉरल ग्राउंड पे बोल दो, कुछ तो बोलो। एक चीफ मिनिस्टर के होने नाते तुम कुछ तो जवाब दो। लेकिन उससे पहले ये कुछ नहीं बोल रहे, इन्हें मतलब नहीं है। शरद पवार का नाम आ रहा है, अजीत पवार का नाम आ रहा है, इनके कमिश्नर का नाम आ रहा है। सबको बचाने के लिए इन्होंने संजय राउत को बिठा रखा है। संजय राउत बोलते हैं, जब उनको बोलना होता है संजय राउत तो बोलने आ जाते हैं, चाहे वो कंगना को बोलना हो या अर्नब के लिए बोलना हो या जितने भी बाकी लोगों के लिए बोलना हो। लेकिन एक शब्द उद्धव ठाकरे, भैया तुम किस लिए बने हुए हो चीफ मिनिस्टर? एज अ चीफ मिनिस्टर तुम्हारा सिर्फ काम क्या ये रह गया है कि तुम स्पीच पे आके टीवी पे आके बोलते रहो, दशहरे के आग लगाने चले जाओ रावण के अंदर। अरे अपने अंदर का रावण जो है उसे तो जला लो, जो अपने अंदर की बुराई है उसे तो जलाओ। जो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है जनता की तरफ से जो उठता हुआ आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी शरद पवार का नाम भी आ गया, अजीत पवार का नाम आ चुका, अनिल देशमुख का नाम आ चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने अब दोबारा मौन व्रत इसलिए धारण कर दिया है कि वो सुना है ना विक्रम बेताल का, मैं बोला और वो चला, इस टाइप से चल रहा है। तो उनको डर है कि अगर वो कहीं भी कुछ बोलते हैं और उनके मुंह से कुछ भी निकल गया, कि राज को कितना भी छुपाओ, सच तो सामने आ ही जाता है। अगर सच सामने आया तो अब साथ साथ अजीत पवार, शरद पवार, अनिल देशमुख तो बाय बाय ऑलरेडी कह चुके हैं, सब गुड बाय कह देंगे और महाराष्ट्र की सरकार डूबने वाली है।
ये महाराष्ट्र की सरकार पे तो बहुत पहले राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। हमें तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन की बात करी थी जिस टाइम कंगना के ऊपर उसका घर जो तोड़ा गया था, उसका ऑफिस इलीगली तरीके से तोड़ा गया था कोरोना के टाइम पे कोर्ट के ऑर्डर के बिना, जबकि कोर्ट का क्लियर इंस्ट्रक्शन था इलीगल जो कुछ भी होगा कुछ भी डिमोलिशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जितनी बेदर्दी से उसके, तुम दीवारें तोड़ रहे हो समझ में आता है, तुम फर्नीचर आर्टिफैक्ट्स तोड़ रहे हो वो साफ समझ में आ रहा था कि खुन्नस निकाली जा रही है। और उसके बाद अगले दिन क्या सामने में डाला था, उखाड़ दिया। ये अब अरे तुम्हारी अब सरकार उखड़ रही है, अब तुम्हारी सरकार उखड़ रही है, अपनी सरकार के लिए भी कुछ लिख लो। अपनी सरकार के लिए लिखो ना कि हमारा जो होम मिनिस्टर है वो उखड़ गया, हमारा जो नेता है कमिश्नर है वो उसने हमारे बारे में ही चिट्ठी भी लिख दी है, वो हमारे को ही लपेट रहा है। वाजे जो है हमारा जो सो कॉल्ड सुपरस्टार था जिसकी हम तारीफ़ें करते रहते थे, जिसकी हम ईमानदारी की और उसकी साहस की हम सिर्फ कहानियाँ लिखते रहते थे उसके अंदर, आज की तारीख में वो तुम्हारे को लपेट रहा है, तुम्हारी असलियत बोल रहा है, सबको लपेट रहा है, वो सबकी असलियत सामने आ रही है। और इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर इस टाइम पे करंटली देना बहुत ज़रूरी है अपना रेजिग्नेशन दो, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ और उसके बाद वहाँ के लोगों को खुद चुनने दो उन्हें कौन सी सरकार चाहिए। उन्हें ये करप्ट सरकार चाहिए, महावसूली सरकार चाहिए, या फिर एक तमीज़दार शरीफ सरकार चाहिए जो कोरोना से भी बचा सके और लोगों को इस धंधे से बचा सके, इस चीज़ों से बचा सके, इस एक्सटॉर्शन से बचा सके। लोग वहाँ पर गाजर मूली की तरह मारे जा रहे हैं, उनसे बच सके। आपने एक्सटॉर्शन की बात की, तो जैसे महावसूली अगाड़े तो हमने खुद ही बोल दिया, महाविकास अगाड़े को तो विकास तो होता बन नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये एमवीए सरकार से राहुल गांधी बड़ा प्रधानमंत्री को चोर चोर बोलते थे, उन्होंने भी बिल्कुल मौन व्रत धारण कर रखा है। और जनता का बड़ा गुस्सा है कि जिन्होंने विश्वास दिखाया था, जनता को ही धोखा दे रहे हैं जो जनता के लिए आए थे लोग। क्या बोलेंगे उस पर कि क्या एक्शन होना चाहिए, कि इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए कि जनता को धोखा इतना दे रहे हैं और इतने ज्यादा नाम आ रहे हैं। तो अब जनता की बहुत मांग उठ रही है कि कड़े एक्शन लिए जाए और सीएम के ऊपर भी जो सीबीआई जांच करिए, साथ साथ उद्धव ठाकरे पर भी की जाए कि उनका नाम तो नहीं है। जो उद्धव ठाकरे हैं इन्होंने तो पहले ही वहाँ पर सीबीआई की एंट्री ही रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट से सुशांत केस के में भी जब तक सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस नहीं हो गए तब तक सीबीआई नहीं आती। क्यों इन्हें डर है, बात है सीबीआई कोई नहीं आ सकती वहाँ पर, इस बात का डर है ना क्योंकि इनका कहीं इनके जो गड़बड़ घोटाले हैं वो सामने आ जाएंगे अगर सीबीआई आए। क्योंकि चाहे एनसीबी का कुछ काम हो, ईडी का कुछ काम हो, एनआईए का काम हो, सीबीआई का काम हो, उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार, चाहे वो एनसीपी हो, शरद पवार हो, इनका बेटा हो, सारे के सारे कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कनेक्टेड हैं। जितने भी हो रहे हैं कांड वहाँ पर उन सबसे कनेक्टेड हैं। इसलिए इन लोगों का जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लोग अब डर रहे हैं, इन्हें इस बात का डर है कि अगर हम कुछ बोले और सामने के सामने, सबसे पहले तो इन्हें इस बात का डर है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया, उद्धव ठाकरे को डर इस बात का है कि शरद पवार मेरे से गद्दी ना छीन ले मेरे नीचे से। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि वो विक्रम बेताल वाला है कि शरद पवार जो है वो उद्धव ठाकरे के कंधे पे लटके हुए हैं कि तू बोला और मैं उड़ा, वो वाला हाल हो रहा है इन लोगों का कि इन्हें इस बात का डर है कि मैंने अगर कुछ बोल दिया, मैं अगर एक शब्द भी बोल पड़ा और मैंने जो बोला मैं अपनी समझ में सही बोल रहा हूँ, लेकिन लोग उसको डिकोड कर लेंगे, लोग उसमें समझ जाएंगे कि मैंने कुछ क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। मेरी उन बातों को पकड़ा जाएगा और उन बातों के बेसिस पे मेरी गद्दी जा सकती है। शरद पवार खुद ही गद्दी ना छीन ले, वो उन्हें अपनी गद्दी से इतना प्यार है कि वो कुछ और नहीं करना चाहते उसके आगे। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जनता बहुत परेशान हो चुकी है और त्रस्त हो चुके हैं ये एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासों को देख के। जनता अब मांग कर रही है जांच की, साथ साथ बोल सकते हैं कि जो पुलिस की छवि धूमिल हो गई, अब जनता विश्वास कैसे करेगी पुलिस पर, क्योंकि जब पुलिस का और नेता तो पहले बदनाम हो गए, लेकिन अब पुलिस की छवि जो इतनी धूमिल हो गई, जनता बहुत परेशान है। किस पर विश्वास करे, कौन धोखा देगा? नहीं, बहुत बुरा हाल है यहाँ महाराष्ट्र में। एक टाइम था जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की पुलिस को, और मुंबई पुलिस एक्चुअली बहुत अच्छा काम करती थी, कुछ टाइम पहले तक मुंबई पुलिस का नाम था, बहुत अच्छा काम करती थी। लेकिन जितनी चीज़ें अब सामने आ रही हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि अच्छा काम तो करती थी लेकिन उसके पीछे भी बहुत गलत काम भी होते थे। 50% अगर अच्छे करते तो 50% बुरे भी करते थे। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस कही जाती थी, ऐसी होती है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस कि एक इतना टैलेंटेड लड़का मारा गया और उसको तुमने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया बिना फॉरेंसिक की जांच के। 15 मिनट के अंदर अंदर एक दिशा सालियान लड़की, एक लड़की के साथ इतना गैंगरेप होता है और उस गैंगरेप में उसको मार दिया जाता है, उसकी न्यूड बॉडी गिरती है और आप लोग उसे कहते हैं सुसाइड। कौन सी लड़की ऐसी होगी जो कपड़े उतार के सुसाइड करेगी भाई? लेकिन इन्होंने शुरुआत से चीज़ों को बचाते रहे, जहाँ जहाँ इनके खुद के पैर फंसे हुए थे वहाँ पर इन लोगों ने उन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते रहे। कि अब दोबारा जितने मामले, जितने सुसाइड केस थे, टीआरपी केस थे, जो फेक चीजें कर रही थी, क्या अब इन पर भी दोबारा सीबीआई जांच होनी चाहिए पूर्ण तरीके से?
बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने आज ही लिखा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है एनआईए, जिस तरीके से वाजे से अनिल देशमुख और अनिल देशमुख से परमबीर सिंह और उसके बाद आज प्रदीप शर्मा तक पहुंची है एनआईए। क्या एनआईए और सीबीआई, और अब सीबीआई को दे दिया गया है कि सीबीआई हैंडल करेगी, क्योंकि अनिल देशमुख का केस भी सीबीआई हैंडल करेगी अब। तो क्या सीबीआई और एनआईए और ईडी और हमारा एनसीबी इसी तरीके से काम करेगी? एनसीबी तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन क्या इसी तरीके से सीबीआई काम करेगी? जितनी स्पीड से सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या सीबीआई इस तरह से काम करेगी जिस तरह से एनआईए ने काम किया? हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने दबे हुए केसेस हैं वो अब सामने आने चाहिए, वो खुलने चाहिए, लोगों को क्लोजर मिलना चाहिए। जितना गलत काम हुआ है, इतने लोगों को मार दिया गया है वहाँ पर जिनको सुसाइड नाम दे दिया गया, उन सबकी फैमिलीज़ को न्याय मिलना चाहिए। जिया खान बेचारी 8 साल से परेशान है अपनी बेटी के लिए, उसकी मदर, लेकिन उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। कितने बॉलीवुड में ऐसी मौतें हैं जो मार दिए जाते हैं लेकिन उनको सुसाइड कर दिया जाता है। आज की अब वो सब कुछ खुलने का टाइम आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।